हेलो, नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन में। जैसे कि हम सभी को पता है, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है अंग्रेजी सब्जेक्ट को रिलेटेड। तो यही सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 9 ऑफ PYQ सीरीज। सो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 9 में जिन क्वेश्चंस को हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चंस मैंने लगभग 3 पेपर से निकाले हैं। वो जो 3 पेपर है, वो 3 पेपर वैरायटी में, मतलब हम लगातार हम उनके ऊपर सारे ही सवाल जो है वो सवाल बिल्कुल डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड रुक जाइएगा। तो आज हम 3 पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम सभी लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी, मैंने आप लोगों से बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपकी रिवीजन होती है, इससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पता चलते हैं, इससे हमें यह पता चलता है कि कितने अच्छे, कितने लेवल पर हमें प्रिपरेशन करनी है। तो आज हम 3 पेपर की बात करेंगे। एक तो पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है HSTET 2023 का जो पेपर है, हाई स्कूल टीचर का जो एंट्रेंस टेस्ट था, जो 2023 में हुआ था। अभी तो खैर हम 2025 में आ चुके हैं, तो हम पिछला साल तो नहीं कहेंगे, बट लगभग 1 साल पहले जो पेपर हमने देखा था, वो पेपर हमने आज एनालाइज किया है। उसके बाद ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 2022 में जो पेपर हुआ था, उसके भी क्वेश्चंस मैंने ऐड किए कुछ। और नायब तहसीलदार डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट टेस्ट जो 2018 में हुआ था, वो हम आज के सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी, तो बेटा ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे HSTET का जो पेपर हुआ था 2023 में। वो ये जो पेपर है, ये पेपर में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का वोकैबुलरी पार्ट ही आपको पूछ रखा है, ग्रामर का खतरा भी नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी कुछ एग्जाम्स में अंग्रेजी का सिर्फ वोकैबुलरी पूछ लिया। ऐसा हो सकता है कि कुछ एग्जाम में वोकैबुलरी पूछा ही नहीं, सिर्फ ग्रामर पूछा हो। तो आपको सारे वेराइटीज पता होने चाहिए। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कहता है, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको आंसर्स दिए हुए नहीं है, जैसे कि कुछ सेशन में मैंने आंसर्स भी प्रोवाइड किए थे। अभी आप देखिएगा, जवाब देने की कोशिश करिएगा और फिर मैं आपको आंसर्स बताऊंगी। तो वर्ड है यहाँ पर एस्केलेट, और एस्केलेट इस वर्ड का एंटोनिम हम लोगों को यहाँ पर बताना है। तो क्या आ सकता है इसका एंटोनिम? इसका एंटोनिम क्या हाइटन हो सकता है, क्या एनलार्ज हो सकता है, क्या रेज हो सकता है, या फिर रिड्यूस? पूछा गया है बेटा एंटोनिम, सिनोनिम नहीं। अगर आप देखोगे सही से, देखिए कभी कभी क्या होता है ना बेटा, कभी कभी वोकैबुलरी को ना मैनेज भी करना होता है। हमेशा, हर बार ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको जो भी वोकैबुलरी दी गई है वो वोकैबुलरी 100% आपको पता ही है। कभी कभी क्या होता है, ऑप्शंस को पढ़ने के बाद में यू कैन गेस कि कौन सा वर्ड हमारा आंसर हो सकता है। जैसे एस्केलेट करना, हम बोलते हैं ना, ज्यादा एस्केलेट मत करो इशू को, ज्यादा एस्केलेशन में मत रखो। एस्केलेट करना मतलब किसी चीज को बढ़ाना होता है, राइट? तो उसका एंटोनिम हमें अगर देखना हो तो कम करने से रिलेटेड कोई तो एंटोनिम होना चाहिए। तो हाइटन माने किसी चीज की हाइट बढ़ाना या किसी चीज को बढ़ाना। आगे एनलार्ज माने किसी चीज की लेंथ बढ़ाना, उसको एनलार्ज करना, तो लार्ज तो बढ़ाना ही होगा। रेज माने वैल्यू को बढ़ाना, तो बढ़ाना ही हुआ। तो ये सारे जो है वो सेम मीनिंग देने वाले वर्ड्स दिखते हैं, नॉर्मल सा वोकैबुलरी है, ध्यान में रखिएगा। अगर आपने इसका फ्लुक भी लगाया तो फ्लुक के द्वारा भी इस क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाता है, दैट इज रिड्यूस। क्वेश्चन नंबर लाइक ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर, दैट इज रिड्यूस। सो एस्केलेट का आंसर आएगा रिड्यूस, जो वो एंटोनिम है। और आप देखोगे पॉजिटिव नेगेटिव का अगर रूल आपने अप्लाई किया, फिर भी आपको इसका आंसर आ सकता है। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 1 हुआ, जिसमें एंटोनिम पर हमको प्रश्न पूछा गया था। अभी हम जो टीईटी का आपका एग्जाम हुआ था, HSTET का, वही पेपर देख रहे हैं। आने वाले 5-10 क्वेश्चन उस पर ही रहेंगे। तो ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है, अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, एक सिलेंडर के तरह आकार वाला एक कंटेनर
कंटेनर माने एक सामान रखने के लिए एक, जैसे कि हम कहेंगे वो जगह या बॉक्स। कंटेनर बल्जिंग आउट इन अ मिडल ट्रेडिशनली मेड ऑफ वुडन स्टेव्स, जिसको लकड़े की स्टेव से बनाया गया है, जिसमें ऑयल या बियर जैसे पदार्थ रखे जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? अब मुझे आप बताइएगा, ऐसी वोकैबुलरी पूछने का कोई भी एक सेंस नहीं बनता, बट ये वोकैबुलरी सिर्फ और सिर्फ आपका जो डेप्थ है, प्रैक्टिकल नॉलेज जो है अंग्रेजी का, कि किस सामान को क्या कहते हैं, ये चेक करने के लिए है। और अंग्रेजी में एटलीस्ट हमको पता तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप भी देखोगे, आप अगर मॉल वगैरह में जाओगे तो मॉल में भी हिंदी वर्ड का इस्तेमाल बहुत कम होता है। तो जैसे अगर मैंने कहीं देखा कि कहीं पर लिखा है बशल, तो बशल लिखने के बाद में मुझे समझ में आना चाहिए कि बशल मतलब क्या, राइट? किसी ने अब बिन, बिन ये वर्ड हम लोगों को पता है, होता है ना डस्टबिन, बिन बैग होता है, तो वो बिन बैग इज नॉट रिलेटेड टू दिस। डस्टबिन होता है, बिन माने डिब्बा एक, जहां पर आप कोई सामान रखोगे। तो क्या किसी डिब्बे में, किसी बिन में आप ऑयल या बियर जैसे पदार्थ देख सकते हो? तो जी नहीं। अच्छा, बशल क्या होता है? तो बशल माने तोलने के लिए, जो भी संसाधन होते हैं, जो मेजर्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, उसको हम कहते हैं बशल। जैसे कि माप होते हैं ना, माप, गिनने के लिए जो माप होते हैं हमारे पास, जैसे कि अगर आपको, जैसे 250 ग्राम का एक माप था पहले के जमाने, मतलब पहले गिन के ऐसे दिया करते थे माप से। अभी तो खैर वो जो वेट मशीन है, वो मशीन आ चुकी है मेजरमेंट के लिए, परंतु पहले ना ऐसे क्या कहेंगे भाई, तौलने के लिए ऐसी कोई चीजें थी। तो तौलने के लिए जो डब्बों का इस्तेमाल किया जाता है उनको कहते हैं बशल। तौलने के लिए जिनका काम इस्तेमाल किया जाता है, वो ये तौलने के लिए मदद करता है। उसके बाद आ रहा है हमारा बैरल। अब बैरल बहुत से लोगों को पता है, बैरल का जो शेप है वो कुछ ऐसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप, राइट? ऐसा कुछ शेप होता है, और बैरल में बियर या ऑयल जो है वो ऑयल रखा जाता था और अभी भी रखा जाता है। वुडन भी बैरल होता है, और हमारे पास भी एक प्लास्टिक का बैरल भी हो सकता है। और बेल यहाँ पर कोई भी संदर्भ नहीं देता है। बेल का अर्थ होता है गठरी। गठरी होती है ना, जैसे जैसे हम कहेंगे कि लादिया होती है किसी चीज की, तो लादियों के गट्ठे को हम कहते हैं बेल, समझिएगा। सो बेल, बैरल, बशेल एंड बिन, ये ध्यान में रखिए। हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ए, बी और डी गलत। अब ऐसे वोकैबुलरी हम कहाँ से करें? तो ये बड़े ही नॉर्मल से वोकैबुलरी है, स्कूलिंग के वक्त ऐसे वोकैबुलरीज बच्चों को करवाए जाते हैं। और जैसे कि टीचर टीईटी का पेपर है, तो उसमें स्कूलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो हो सकते हैं, जो कि स्कूल में बच्चों को सिलेबस में होते हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। आगे का जो सवाल है बेटा, वो है सिलेक्ट द वर्ड व्हिच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अ लार्ज, डीप, मतलब क्या कहते हैं, एक ऐसा वर्ड सिलेक्ट करिएगा जो कि इस ग्रुप ऑफ वर्ड के सेम मीनिंग वाला हो। तो कहाँ है? अ लार्ज, एक बड़ा। डीप माने, डीप होता है नॉट यूज्ड बोथ इन अवन, सॉरी पॉट है, सॉरी, एक डीप पॉट जो कि आप अवन में भी यूज कर सकते हो और उसको सर्व भी कर सकते हो। एक सर्विंग वेसल भी होता है। वेसल माने क्या? बर्तन, ठीक है? तो उसको क्या सॉस पैन कहते हैं, या उसको कैसरोल कहते हैं, या उसको स्किलेट कहते हैं, या उसको काउल्ट्रॉन कहते हैं। देखिए, काउल्ट्रॉन का अर्थ होता है कढ़ाई। कढ़ाई, कढ़ाई, कढ़ाई होती है ना, जिस जो बर्तन में हम खाना वाना पकाते हैं, उसको कहते हैं काउल्ट्रॉन, ठीक है? सॉस पैन और कैसरोल ये दोनों भी सेम ही है। एक ऐसा बर्तन, एक ऐसा भगोना जिसको हम कहते हैं, एक ऐसा बर्तन जो बर्तन में चीजें पकाई जाती है, ठीक है? और जो स्किलेट होती है, वो स्किलेट होती है, बेसिकली कढ़ाई होती है स्किलेट भी, बट इट्स अ पैन टाइप कढ़ाई। मतलब जैसे हमारा तवा होता है जिसपे हम रोटियां सेकते हैं, या डोसा पैन जो होता है उसको हम कहते हैं स्किलेट। सो दिस इज स्किलेट, दिस इज कढ़ाई, दिस इज सॉस पैन, और भगोना जिसको हम कहते हैं, या फिर कैसरोल। अब मैंने जब इसका अर्थ ढूंढा एक्चुअली, तो इसका अर्थ है कॉल्ड्रॉन।
काउल्ट्रॉन एक ऐसी चीज होती है अंग्रेजी में जिसको हम ना इतना मैटर नहीं करता है एक्चुअली हम लोगों को, जब हम देखते हैं या फिर जब हम पढ़ते हैं तो उनको इतना मैटर नहीं करता है, परंतु यूज करते वक्त तो हम एक ही वर्ड यूज करते हैं, स्किलेट, कढ़ाई के लिए। अब कढ़ाई ऐसी भी होती है, कढ़ाई ऐसी भी होती है, लाइक फ्लैट भी होती है और थोड़ा सा राउंड शेप भी होता है कढ़ाई का। तो जो राउंड शेप वाली कढ़ाई होगी उसको कहते हैं काउल्ट्रॉन, और जो फ्लैट वाली कढ़ाई होती है उसको कहते हैं स्किलेट, समझेगा। अब ये कोई समझाने वाली बातें नहीं है, ये बस मैंने आंसर आपको बता दिया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है, वही ग्रुप ऑफ वर्ड वाला ही प्रश्न है ये भी, कहता है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। देखिएगा, पढ़िएगा, इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, ऐसे कोई चीज या फिर ऐसे कोई व्यक्ति जो जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, जिसको हम ठीक या सही नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं? देखिए ये वर्ड बहुत बार रिपीट हुआ है, इनक्रेडिबल, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसका क्या अर्थ, इनक्रेडिबल होगा तो जी नहीं, इनक्रेडिबल मतलब ऐसी कोई चीज जिसको देखकर आपको विश्वास ही ना हो, उसको कहते हैं इनक्रेडिबल, लाइक पॉजिटिव वे में। ये कॉम्प्लीमेंट होता है जब हम कहते हैं इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस माने इस पे विश्वास ही नहीं हो रहा है, ऐसे परफॉर्मेंस। सो इनक्रेडिबल माने जिसपे आप क्रेड, क्रेड इज अ रूट वर्ड ऑफ इट, इसका जो रूट है ना वो है क्रेड। क्रेड का अर्थ होता है बिलीव, तो इसमें जो क्रेड वर्ड यूज हो रहा है वहां से हमें समझ रहा है इनक्रेडिबल माने विश्वास हो ही नहीं रहा है हमें। सो जिस पर विश्वास नहीं हो सकता उसको कहते हैं इनक्रेडिबल। आगे इनवायलेबल, इनवायलेबल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि खुद को बहुत प्रोटेक्ट करता है, वन हु प्रोटेक्ट्स, सुरक्षित रखता है खुद को या फिर प्रोटेक्ट करता है बहुत ज्यादा, उसको कहते हैं बेटा इनवायलेबल। ठीक है, इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल ये एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि खुद को ठीक नहीं कर सकते, या कोई ऐसी चीज जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते उसको कहते हैं इनकॉरिजिबल। तो इसका हमारा आंसर आएगा इनकॉरिजिबल। इम्पॉसिबल तो खैर हम सब लोगों को पता ही है क्या होता है, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। सो डी गया हमारा, बी गया, और ए ऑप्शन भी हमारा और रॉन्ग आंसर है। हाँ जी, ठीक है, तो कोई दिक्कत है भैया, हमारा आंसर रहेगा इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल मतलब ऐसी कोई चीज या ऐसे कोई इंसान जो खुद को ठीक नहीं कर सकता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, अगेन फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सो फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फॉल्स, फॉल्स माने झूठा बनाना, किसी डॉक्यूमेंट को फॉर्ज करना, किसी डॉक्यूमेंट को डुप्लीकेट करना, उसको क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या हम कहते हैं? देखिएगा, ओके, देखते हैं। इसका आंसर आएगा जी बेटा फॉर्जरी। फॉर्जरी, फॉर्ज इस वर्ड का अर्थ होता है डुप्लीकेशन। जो वर्ड होता है ना फॉर्ज, देखिए हम कहते हैं फॉर्ज डॉक्यूमेंट, फॉर्ज डॉक्यूमेंट, फॉर्ज डॉक्यूमेंट मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको डुप्लीकेट किया है, डुप्लीकेटेड, उसको ही कहते हैं हम फॉर्ज। तो डुप्लीकेट करने को हम कहते हैं फॉर्ज। अब यहां पर डॉक्यूमेंट्स को फॉल्स बनाना मतलब झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाना, उसको क्या कहेंगे बेटा? फॉर्जरी कहेंगे, राइट। तो फ्रैट्रिसाइड और फिग्यूटिव एंड फ्रेंचाइजी, इसका अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंचाइजी को नहीं पढ़ते। फ्रेंचाइजी हमें पता है, फ्रेंचाइजी एक एजेंसी का रूप होता है, एक काइंड ऑफ एजेंसी होगा बट एजेंसी से अलग होगा। जैसे कि आपको पता है फ्रेंचाइजी होता क्या है, तो लेट्स नॉट डिस्कस इट मोर। फ्रेंचाइजी माने कि जैसे एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अपना डीलिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी के साथ करता है, लाइक अपना आउटलेट किसी को वहां पर बना के देता है, तो और उससे वो पैसे के तौर पर, रॉयल्टी के तौर पे कुछ पैसे वगैरह लेंगे और कोई व्यक्ति फ्रेंचाइजी चलाएगा।
सो फ्रेंचाइजी माने क्या बोलेंगे, ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ बिजनेस, ऐसा हम कह सकते हैं। हाँ जी ठीक है, तो फ्रेंचाइजी तो यहाँ पर नहीं आएगा। आंसर हमारा हमने देख लिया। बट फ्रैक्ट्री साइड में एक वर्ड आपको दिखता है, वो है बेटा जी साइड। और साइड एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है किसी को मार डालना, टू किल, साइड। अब फ्रैक्ट्री, फ्रैक्ट्री का अर्थ होता है ब्रदर, ब्रदर। तो भाई को मारने के प्रोसेस को कहा जाता है फ्रैक्ट्रिसाइड। अब आप बोलोगे क्या हॉरर और क्या किलर बातें कर रहे हो आप। नया मतलब नए नए वर्ष के उपलक्ष्य में आज 1 जनवरी के दिन में ये जो सेशन है ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आई नो कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बड़ी सैड बातें चल रही है। बड़ा भाई हम क्या करें ना, अंग्रेजी है, जो डिमांड होगी वो तो हमें करना ही होगा। तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया दूसरा। और तीसरा देखो, फिगरेटिव। फगेटिव इज अ पर्सन जो कि भगोड़ा होता है, जो फेस नहीं करता सिचुएशन को, जो भाग जाना पसंद करता है, उसको कहते हैं फिगेटिव। और फ्रेंचाइजी हमने डिस्कस किया। तो देखो फ्रैक्ट्रिसाइड का अर्थ समझा दिया आपको, फिगेटिव का अर्थ आपको समझा दिया। आंसर आपका आएगा बेटा जी फॉर्जरी। आंसर क्या आएगा आपका, फॉर्जरी आएगा, फ्रेंचाइजी भी नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए हुए शब्द का सिनोनिम ढूंढिएगा। दिया हुआ वर्ड है इनेप्ट, और इनेप्ट का सिनोनिम इसमें दिया हुआ क्या हो सकता है। इनेप्ट की शुरुआत ना इन इस वर्ड से हो रही है, और इन वाक्य में अर्थ जो ऐड करेगा वो नेगेटिव ऐड करेगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इनेप्ट हमें ढूंढना है सिनोनिम, नॉट एंटोनिम, ध्यान में रखिएगा। हमें सिनोनिम समानार्थ शब्द ढूंढना है। ठीक है, ओके। इनेप्ट माने क्या होता है? इनेप्ट माने एक ऐसा व्यक्ति जो कि कुछ करने में असमर्थ है। इनेप्ट माने असमर्थ, इनकेपेबल। ठीक है, अब इनकेपेबल, अब आपको एक जगह दिखता है केपेबल, केपेबल जो कि एंटोनिम है, ये गलत हुआ। फिट आपको दिखता है, फिट जो कि भी एंटोनिम हो सकता है, तो गलत हुआ। स्ट्रॉन्ग आपको दिखता है, एंटोनिम है इसलिए गलत हुआ। और क्लमजी, क्लमजी का अर्थ भले ही आपको नहीं पता पर ये हमारा आंसर निकलता है। ये तो आप कंक्लूजन पे आप पहुंच जाते हो, नहीं पहुंच जाते हो अगर आपको इनेप्ट का अर्थ पता है तो। और चलो हम ये सोच रहे हैं कि आपको इनेप्ट का अर्थ नहीं पता, तो यहां पर दिए हुए जो ऑप्शन है केपेबल, फिट और स्ट्रॉन्ग, ये तीनों भी वर्ड आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड दिखाते हैं किसी चीज की, और क्लमजी एक नेगेटिव वर्ड है। तो क्या अब आपको पूछे सिनोनिम, अब सिनोनिम 3 तो नहीं हो सकते, राइट, एक हो सकता है। तो यू कैन ऐड अ वेरी गुड फ्लुक हियर, तुम बहुत अच्छे से तुक्का लगा सकते हो। देखो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करती कि आप तुक्का ही लगाओ, मैं बस आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूं कि अगर लगाना हो, माने अगर आप किसी चीज पर, किसी जगह पर फंस जाओ, तो वहां से निकलना कैसे है, ट्रिक। ये तुक्केबाजी कर कर ही आपका पेपर नहीं निकलता है, बात ध्यान में रखिएगा। जो बच्चा पढ़ लेता है उसको तुक्का भी लगाते आता है। अब आपको थोड़ा सा तो क्लू पता होना चाहिए जब जब जाकर आप तुक्का लगा पाओगे। अगर आपके पास कोई क्लू नहीं है तो आप तुक्का नहीं लगा सकते दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। तो आई डोंट सजेस्ट कि आप फ्लूक लगाओ। इट जस्ट थिंक कि आप अपनी पढ़ाई करो, मेहनत करो, बट वोकैबलरी का ऐसा कोई तो पार्ट होगा जो कि प्रिपेयर्ड होगा ही नहीं, बिकॉज इट इज अनलिमिटेड, इट इज अनप्रेडिक्टेबल। कहीं से भी वोकैबलरी आ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बस मैं कह रही हूं कि आप ऑप्शन से भी वोकैबलरी को टैकल कर सकते हो कुछ कुछ क्वेश्चंस में। हर क्वेश्चन आप ऑप्शन से नहीं टैकल कर सकते, समझ गए? बट यहां पर हो सकता था। लाइक केपेबल, फिट और स्ट्रॉन्ग, इन तीनों का अर्थ पॉजिटिव साइड दिखाता है। बट क्लमजी, क्लमजी का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि लापरवाह है, केयरलेस है, लापरवाह। अब कोई व्यक्ति अगर क्लमजी है, केयरलेस है, तो वो इनकेपेबल भी हुआ, ऐसा अर्थ हम देखकर इनेप्ट को हम क्लमजी का सिनोनिम बना देंगे। समझ रहे हो क्या, नहीं समझ रहे हो? इनेप्ट और क्लमजी दे आर सिनोनिम, वैसे देखा जाए तो नॉट एग्जैक्ट सिनोनिम, बट दे कैन बी अ सिनोनिम, सेम वर्ड्स।
चलो, तो केपेबल, फिट और स्ट्रॉन्ग हम यहाँ पर ऐड नहीं करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, जिसका अर्थ सेम है जो ग्रुप ऑफ वर्ड दिए हैं उनसे। तो पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, उसको क्या कहते हैं? उसको कॉस्मोपॉलिटन्स कहते हैं, कॉम्पैट्रियोट्स कहते हैं, कलीग्स कहते हैं, या फिर कंटेम्पररीज कहते हैं। देखिएगा, आप अपना जवाब ढूंढने की कोशिश करिए पहले। आई एम तो हियर ओनली। हाँ जी, ठीक है, अब देखते हैं अपन। पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, इनको कहते हैं कंटेम्पररीज। समकालीन जो व्यक्ति होते हैं, जो एक ही समय पर रहे हैं, जो एक ही समय पर जिए हैं, उनका कार्यकाल एक समय का था, उनको कहते हैं कंटेम्पररीज। जैसे बहुत सी बार ये हिस्ट्री में यूज होने वाला वर्ड है कंटेम्पररीज। ये डायनेस्टी और ये डायनेस्टी आर कंटेम्पररीज, माने समकालीन। तो हमारा आंसर तो मिल चुका है हमें। अब जो बचे हुए ऑप्शन है उनका जवाब, उनका आंसर, उनका अर्थ क्या हो सकता है? जैसे पहला ऑप्शन है कॉस्मोपॉलिटन, दूसरा है कंपैट्रियट और तीसरा है कलीग्स। तो ये कलीग तो नहीं हो सकता, क्योंकि कलीग माने ऐसे लोग होते हैं जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, तो ये नहीं आएगा, राइट। सी नहीं जाएगा। अब कंपैट्रियट माने एक ऐसे लोग जो कि सेम देश से, सेम कंट्री से आते हैं। ऐसे लोग, द पीपल हु बिलोंग टू अ सेम कंट्री, उनको कहते हैं कंपैट्रियट, जो कि इसका आंसर नहीं होगा। कॉस्मोपॉलिटन्स भी हम इसका आंसर नहीं देंगे। एक सेकेंड। हाँ हाँ हाँ, अभी समझ आया। सर्वदेशीय लोग, ऐसी जगह या फिर ऐसे लोग जो बहुत सारे देशों से बिलोंग करते हैं, उनको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटिशियन। माने अ पर्सन हु बिलोंग्स टू मेनी अदर कंट्रीज, उनको कहते हैं हम कॉस्मोपॉलिटन्स। कॉस्मो, देखो कॉस्मिक या कॉस्मोलॉजी या कॉस्मो माने पूरी दुनिया ही आ चुकी है इसमें, तो यहाँ से आप गैस कर सकते हो कॉस्मोपॉलिटन। कंपैट्रियट, देखिए इसमें एक वर्ड है पैट्रियट। पैट्रियट माने देशीय या फिर राष्ट्रभक्ति, ऐसा वर्ड आता है इसमें। कलीग तो हमें पता है। कंटेम्प्ररी, कंटेम्प्ररी ये एक वर्ड है, ये बड़े से ध्यान में रखिएगा। ओके, टेम्प्ररी, कंटेम्प्ररी, ऐसा आप कुछ तो करके ध्यान में रखने की कोशिश करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत अच्छे वोकैबुलरी। बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है समथिंग समथिंग विच इज फिट टू बी ईटन, ऐसी कोई चीज जो कि खा सकते हो आप, सही है, वो खाने लायक है, ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? उसको क्या हम अनपैलेटेबल कहते हैं? उसको क्या हम अनएपेटाइजिंग कहते हैं? उसको क्या हम एडिबल कहते हैं? या उसको क्या हम डिसटेस्टफुल कहते हैं? ठीक है, अब ऐसी कोई चीज जो कि खाने लायक है, अब खाने लायक है उसको हम बढ़िया से, लाइक हमारा आंसर तो क्लियर है, उसको हम एडिबल कहते हैं, परंतु अनपैलेटेबल, अनएपेटाइजिंग एंड डिसटेस्टफुल का अर्थ क्या होगा? तो अनपैलेटेबल, अनपैलेटेबल माने ऐसी कोई चीज जो कि आपको पसंद नहीं है खाने के लिए। सो ऐसी कोई चीज जो ना पसंद हो, बेसिकली खाने के लिए
कोई चीज जो खाने के लिए नापसंद हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनपैलेटेबल कहते हैं, उसे हम अनएपेटाइजिंग भी कहते हैं, और उसको हम डिसटेस्टफुल भी कहते हैं। ये जो नापसंद वाला वर्ड है, ये इसके तीन आते हैं। तो भाई अनपैलेटेबल भी मतलब आप जो नहीं खा सक, जो आपको खाने के लिए पसंद नहीं है उसको हम अनपैलेटेबल कहते हैं। जो डिसटेस्टफुल है, जिसके टेस्ट नहीं है, वो भी नापसंद, और जो अनएपेटाइजिंग है वो भी नापसंद। समझ रहे हो? सो ए ऑप्शन गया, बी ऑप्शन गया, और डी ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसमें एक वर्ड है पैलेट, एपेटाइज। एपेटाइज माने क्या होता है देखिएगा, खाना या फिर पेट, स्टमक, इसको एपेटाइजिंग कहते हैं। और टेस्ट, ये वर्ड आपको दिखते हैं, तो इसमें डिस वर्ड लगता है, तो ये आप तो देख रहे हो कि टेस्ट से रिलेटेड है। एपेटाइजिंग इज रिलेटेड टू स्टमक और इट। और अनपैलेट, आंसर तो आपका वैसे ही आ गया, बट हम बस गैस करने की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। टू इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर, ऐसी कोई चीज जो कि कंसिडर, मानने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ट्रिवियल कहते हैं, उसको हम नोटिसेबल कहते हैं, उसको हम नथिंग कहते हैं, या उसको हम डायमिनेटिव कहते हैं। अच्छा वोकैबुलरी पूछा गया था, ठीक है ना? जो लेवल था वो लेवल अच्छा खासा है। कुछ वोकैबुलरी डुएबल भी है, कुछ वोकैबुलरी डुएबल नहीं भी है, बट इट्स अ नाइस कॉम्बिनेशन। ओके, आपको आंसर तो मिल चुका होगा, या फिर आंसर आप देख रहे हो। यहाँ पर आंसर आ सकता है ऐसी कोई चीज जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे वो ट्रिवियल तो नहीं होगी, क्यों? ट्रिवियल का अर्थ होता है ऐसी कोई चीज जो कि अननेसेसरी है, या फिर अननेसेसरी माने जरूरत नहीं है उसकी, या फिर हाँ राइट, अननेसेसरी हम कहते हैं। ट्रिवियल माने बहुत ही एक छोटा सा मैटर, स्मॉल मैटर्स, उसको हम कहते हैं ट्रिवियल। तो ट्रिवियल हमारा आंसर नहीं है। नथिंग तो भाई कोई सेंस नहीं बना रहा है। और देखिए ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड है डिमिन्यूटिव। डिमिनिटिव, डिमिनिटिव। अब ये इन्होंने स्पेलिंग गलत किया है, कोई दिक्कत नहीं, ये वर्ड भी आंसर नहीं है। डिमिनिटिव का अर्थ होता है वेरी स्मॉल, स्मॉल थिंग्स, डिमिनिशिंग। ऐसे वर्ड से आप इसका आंसर मतलब इसको गेस कर सकते हो। नथिंग आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नोटिसिएबल। नोटिसिबल माने ऐसी कोई चीज जिस पर ध्यान देना बड़ा जरूरी है, ध्यान देने योग्य, इसको कहते हैं नोटिसेबल। जैसे कि पॉवर्टी इन इंडिया इज अ नोटिसेबल पॉइंट फॉर नाउ, ये एक नोटिसेबल पॉइंट है कि इंडिया में पॉवर्टी, इंडिया की जो गरीबी है, इज अ नोटिसेबल पॉइंट फॉर नाउ, एंड इट्स बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग in the from the history. A short journey usually made for pleasure often by group of people, इसको excursion कहते हैं, इसको हाइम कहते हैं, इसको epilogue कहते हैं, या इसको वेस्पर कहते हैं। तो अगेन आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूट्स बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। आप जवाब देखिएगा, मतलब ऐसा आपको जवाब आना ही चाहिए, ये कंपल्सन करके ही जवाब दो, ताकि क्या हो ना, हम जब खुद को प्रेशराइज करते हैं यू विल हैव टू आंसर, तो तब हम आंसर देने की कोशिश करते ही हैं। ठीक है, ओके। इसका जो आंसर आएगा ना, वो आंसर आएगा एक्सकर्शन। एक्सकर्शन माने भ्रमण,
भ्रमण, भ्रमण और जो सफर होता है ये दो अलग होते हैं। भ्रमण माने बस आप घूम रहे हो मजे के लिए, और सफर में दूसरे भी कोई रीजन हो सकता है। हाइम माने भजन होता है, तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है भजन, ठीक है, तो ये कोई आता नहीं है। एपिलॉग, एपिलॉग माने उपसंहार, किसी चीज का खत्म कर देना, किसी चीज का एंड, उसको कहते हैं एपिलॉग। और वेस्पर का अर्थ होता है इवनिंग, शाम। तो ये वेस्पर, ये वर्ड का आंसर नहीं आएगा, एपिलॉग नहीं आएगा, हाइम नहीं आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्सकर्शन। ठीक है, ये एक एक जितने भी वोकैबलरी हो रहे हैं, ढेर सारे वोकैबलरी हम कर रहे हैं, इनको बढ़िया से अपने पास रखिए। अब देखिएगा यहाँ पर आपका जो टीईटी का जो पेपर था वो खत्म होता है, और जो सेकंड पेपर था सब ग्रुप 2 जो हमने देखा था, वो पेपर का कुछ सवाल हम देखते हैं। क्लीन वाटर इज अ फिल इन द ब्लैंक कमोडिटी इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। प्राउड कमोडिटी, सॉल्टी कमोडिटी, शार्प कमोडिटी या प्रेशियस कमोडिटी। तो क्या कहते हैं, जो साफ पानी होता है वो बहुत सारे, दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स में एक कमोडिटी है। अब क्या प्राउड कमोडिटी होती है? सोचिए ना, आप लॉजिक लगाइए, आप कभी भी एडजेक्टिव प्राउड कमोडिटी के लिए यूज कर सकते हो। प्राउड माने क्या भाई, गौरवित महसूस करना या अभिमान होना, तो प्राउड यहां पर नहीं आएगा। सॉल्टी, क्लीन वाटर सॉल्टी कमोडिटी, नो। शार्प कमोडिटी, क्लीन वाटर के बारे में बात चल रही, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल्यवान कमोडिटी है देश के सभी कोनों में, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है एडेप्ट, इस वर्ड का सिनोनिम बताइएगा। ये वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, एडेप्ट ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया, और आपकी एग्जाम नहीं, मैं जैसे राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, इनके भी जो एग्जाम्स देखती हूँ उसमें जो अंग्रेजी देखती हूँ, उसमें इस वर्ड को पता नहीं क्यों क्या पसंद है आयोग को ये वर्ड्स, बट दिस इज अ वर्ड जो कि पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखिए। एडेप्ट, क्यों, क्या होता है ना, एक दो शब्दों के साथ इनका कंफ्यूजन है। एक होता है अडॉप्ट, एक होता है एडॉप्ट एडेप्ट, एक होता है अडॉप्ट, एक होता है अडेप्ट, और एक होता है एडेप्ट। तो तीनों में एक स्लाइट सा डिफरेंस है, वरना ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स है। तो अडॉप्ट माने क्या बोलते हैं भाई, गोद ले लेना। अडेप्ट माने चेंज होना अकॉर्डिंगली, जैसे परिस्थिति उस अनुसार। और एडेप्ट का अर्थ होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कौशल्यवान है, जो स्किल्ड है किसी काम में, उसको हम कहते हैं एडेप्ट। सो पर्सन हु इज स्किल्ड उसको कहते हैं एडेप्ट। काइंड हार्टेड, अच्छे दिल वाला नहीं आएगा। अलोन माने अकेला, ये नहीं आएगा। अननोन माने अजनबी, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, सीधी सीधी बात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न कहता है इनकरेक्टली स्पेलिंग द वर्ड जो है वो बताइएगा। जैसे एक्सप्लॉइट, एक्सप्लिसिट, एक्सपायर एंड एक्सप्लोड, इसमें से कौन सा वर्ड आपको गलत, रॉन्ग स्पेल्ड में दिखता है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। यहाँ पर मतलब आप लोगों ने देख भी लिया होगा, हमारा जो आंसर आना है वो आंसर आना है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का जो सही स्पेलिंग होना चाहिए वो विदाउट ई, दैट इज EXPLOIT, ई नहीं होता इसके एंड में। एक्सप्लिसिट इज राइट, एक्सपायर इज राइट, एंड एक्सप्लोड इज ऑल्सो राइट। तो हमारा आंसर आएगा एक्सप्लॉइट, जो कि इनकरेक्ट है, यही हमारा आंसर, राइट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है स्पॉट डियर, कह रहे हैं ब्राजीलियन साइंटिस्ट से दैट द एडमिनिस्ट्रेशंस प्रमोशन ऑफ रूमर्स हैव मेड एडमिनिस्ट्रेशंस प्रमोशन ऑफ रूमर्स, ओके, हैव मेड थिंग्स वर्स, ठीक है।
हाँ जी, ठीक है। अब देखिएगा, ब्राजीलियन साइंटिस्ट ये कहते हैं से दैट, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मतलब डी ऑप्शन इज राइट। रूमर्स हैव मेड थिंग्स वर्स, ये भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रमोशन ऑफ रूमर्स, ये भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो जवाब है वो जवाब है हमारा ए ऑप्शन, दैट इज नो एरर। ब्राजीलियन साइंटिस्ट से दैट, सबसे पहले तो अगर वर्ब दिया है तो उसको चेक करिएगा, कभी भी एरर में वर्ब पे पहला फोकस होना चाहिए, अगर वर्ब सही है तो ठीक है। फिर उसके बाद ना यहाँ पर एपोस्ट्रोफी सा नया वर्ड दिया है। सो एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रमोशन है रूमर्स का, सो एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी संस्था के नाम को हम, किसी भी संस्था को हम एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग कर कर लिखते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रमोशन है रूमर्स का, रूमर्स का जो प्रमोशन है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसने चीजों को और खराब किया है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी आंसर, देयर इज नो एरर गिवन इन द सेंटेंस। अगला प्रश्न कहता है अगेन स्पॉट द एरर, आई क्लिक सम एक्सीलेंट पिक्चर विद अ न्यू कैमरा आफ्टर विजिटिंग लखनऊ नोन एज द सिटी ऑफ नवाब्स। बहुत ही सिली सा एरर है, आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो ठीक है, बट वर्ब, वर्ब के बाद एडजेक्टिव्स की अगर बारी है तो उसको भी चेक कर लिया जाए। एडजेक्टिव्स में भी डिटरमाइनर, जैसे मैंने क्लास में ये डिटरमाइनर लिया भी था, अगर आपको दिक्कत है तो आप एक बार जाकर ना चेक करिएगा प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में डिटरमाइनर का आपको चैप्टर दिख जाएगा जरूर, तो वो चैप्टर आप एक बार रेफर कर लो। देखिए कहते हैं आई क्लिक सम एक्सलेंट पिक्चर, यहां पर जो एरर है ना, वो एरर तुरंत ही पकड़ा जाता है, वो है पिक्चर। क्यों? सम ये डिटरमाइनर अगर कभी भी किसी भी नाम के लिए यूज होता है, तो जो नाम सम के लिए यूज होगा वो नाम हमेशा प्लूरल होगा दोस्तों। अब यहां पर जो पिक्चर लिखा है इसको सही करते हुए आप कर दो पिक्चर्स, समझ गए? तो हमारा जो आंसर है जो कि गलत है, वो गलत आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें एरर है, पिक्चर के जगह पिक्चर्स कर दीजिएगा। आई क्लिक सम एक्सेलेंट पिक्चर्स विद अ न्यू कैमरा आफ्टर विजिटिंग लखनऊ नोन एज द सिटी ऑफ नवाब्स। समझ गए? नोन एज मतलब जो कि जानी जाती है, कैसे जानी जाती है? नवाब, है ना, नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। स्पॉट एरर, द रेस्टोरेंट्स न्यू ओनर्स हैव created an welcoming ambience. Now simple again very silly question, this silly क्यों, मतलब मैं silly किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि इसका जो मैटर है, जो आंसर का टारगेटेड चैप्टर है, वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तो डुएबल क्वेश्चंस होते हैं, और जो लेवल के हम क्वेश्चंस दे रहे हैं वो लेवल का क्वेश्चंस भी, मतलब जो काइंड ऑफ लेवल हम देख रहे हैं क्वेश्चन का, वो भी बहुत अच्छा है। सो यू कैन गो फॉर इट। ठीक है बेटा, देखिएगा द रेस्टोरेंट्स न्यू ओनर्स, रेस्टोरेंट के जो न्यू ओनर्स है उन्होंने एक वेलकमिंग एम्बियंस क्रिएट किया है। अर्थ तो निकल रहा है बट ग्रामर, तो ग्रामर में गलती है एन ये प्रपोजिशन। कैसे? एन ये प्रपोजिशन नहीं लिखना चाहिए, एन प्रपोजिशन के जगह पर आप लिखिएगा प्रपोजिशन ए, वाई सो, क्यों ऐसा? प्रपोजिशन ए इसलिए लिखना है क्योंकि वेलकमिंग ये जो वर्ड है, ये वर्ड एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड के लिए हम आर्टिकल ए का उपयोग करते हैं, नॉट एन। एन यहाँ पर गलत है, ए ही आर्टिकल यहाँ होना चाहिए। जैसे द रेस्टोरेंट्स न्यू ओनर्स हैव क्रिएटेड अ वेलकमिंग एम्बियंस, समझ रहे हो? एम्बियंस के लिए भले ही आप आर्टिकल यूज कर रहे हो, परंतु वेलकमिंग के पहले, और जिस भी वर्ड के पहले आप आर्टिकल लगाओगे वो वर्ड के अनुसार उस आर्टिकल को यूज करना है। अगर आपने वेलकमिंग यानी कॉन्सोनेंट वाला वर्ड यूज किया तो ए लगाओ, अगर यहाँ पर आपने एम्बियंस के पहले अमेजिंग ये वर्ड यूज किया होता तो फिर आप एन
अमेजिंग, ऐसा आप लिख लो। तो ये कुछ छोटी छोटी बात है बट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को एक एक मार्क आपका जा सकता है। काफी क्वेश्चंस आप लोगों के ऐसे सिले सिले क्वेश्चंस पर होते हैं दिए हुए, जिनको हम सिली समझते हैं, वो एक्चुअली नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट सेगमेंट क्या कहते हैं? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द ब्रैकेट सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। दिए हुए सेंटेंस में जो ब्रैकेट सेगमेंट है, इसको सब्सटीट्यूट करने के लिए सबसे सही आंसर जो है वो सिलेक्ट करिएगा। What are you looking in the dark? Looking over, looking after, looking for. Again, phrases पर पूछा हुआ प्रश्न है। phrases ये करना बहुत अच्छा, लाइक बहुत जरूरी मुद्दा है वोकैबलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको phrases करना है बहुत जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेज, अब यहां पर जो फ्रेज का टारगेटेड पॉइंट है, वो टारगेटेड पॉइंट है लुक से बने हुए फ्रेज। अब जो भी लुक से बने हुए फ्रेज है, उसके ऊपर ये प्रश्न जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया हुआ है। अब देखिएगा, लुक से बना हुआ एक फ्रेज है लुक ओवर। लुक ओवर का अर्थ होता है डिटेल पढ़ाई करना, किसी चीज को डिटेल स्टडी करना। ठीक है, तो दिस इज लुक ओवर, लुक ओवर करना। देखिए, ओवरलुक और लुक ओवर, इसमें डिफरेंस है। आगे आफ्टर, अगेन लुक आफ्टर। लुक आफ्टर अगर हम यूज कर रहे हैं तो लुक आफ्टर का अर्थ होता है किसी चीज, किसी व्यक्ति का ख्याल रखना। सो टेक केयर ऑफ समथिंग, उसको कहते हैं लुक आफ्टर। और जो तीसरा वर्ड है वो है लुक फॉर। लुक फॉर ये जो वर्ड है, इसका अर्थ होता है कुछ ढूंढना, टू सर्च समथिंग। सो कोई चीज को ढूंढना, उसको हम कहते हैं लुक फॉर। ठीक है, सो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, यहां पर आंसर आना चाहिए। अपॉन यहां पर लिखा हुआ है, तो यहाँ ओवर नहीं आएगा, आफ्टर नहीं आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ए, बी और डी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, तो हमने आंसर कर लिया ऑप्शन नंबर सी, और आपको मैंने एनालिसिस भी बहुत बढ़िया से दे दिया है। लुक, आप देखिए ऐसे फ्रेजेस आपको एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। आप लोगों को क्या करना है, वर्ब का चयन कर फ्रेज पढ़ना है। आप अगर नॉर्मल रीडिंग भी करते हो दिन में, तो भी आपका अंग्रेजी बहुत ठीक हो जाएगा, मुझे तो यहाँ तक लगता ही है। और आई कैन, मतलब मैं ये गारंटी के साथ आप लोगों के साथ, आप लोगों को बोल सकती हूँ कि बेटा आप क्या करिएगा, अब रीड करिएगा। रीड करने से बहुत मदद मिलती है। ठीक है यार, ये मतलब मुझे कलर नहीं पसंद आ रही है, आई मस्ट यूज this color, right? Okay, so select the most appropriate option to substitute the bracket segment in a given sentence. The lady laid out a special dinner for her husband on his birthday. So laid out के जगह आप laid लिखो, laid up लिखो या laid by लिखो। तो माने यहाँ पर laid out ये bracketed segment है, उसको substitute करना है, माने laid out का ही synonym आना चाहिए, कोई दूसरा word। Again phrases. हाँ जी, ठीक है, डिस्कस करते हैं। इसका जो आंसर आएगा बेटा वो है, पहले मैं बता देती हूँ, वो है लेड बाय। कैसे? द लेडी लेड बाय अ स्पेशल डिनर। कोई चीज किसी, मतलब लाइक ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज को या किसी समारोह को ऑर्गेनाइज करना, उसको कहते हैं, ऑर्गेनाइज करने के लिए हम कहते हैं भाई लेड बाय। हाँ जी, ठीक है। लेड अप, तो लेड अप के साथ विथ ये वर्ड आता है, नहीं आएगा इसका आंसर। लेड अप विथ, लेड अप विथ का अर्थ होता है बीमारी के कारण कुछ न कर पाना, अनेबल टू डू समथिंग बिकॉज ऑफ इलनेस। लेड, लेड तो आ ही नहीं सकता, क्यों? पहली बात तो ये एक फ्रेज की डिमांड कर रहा है, तो ये वर्ब है। और दूसरी बात, लेड का अर्थ होता है कोई चीज नीचे रखना, लाइक पुट डाउन समथिंग, उसको बोलते हैं लेड। ले इस वर्ड का सेकंड
लाइक पास्ट है ये लेड, ले मतलब रखना और लेड मतलब रखा था या रखा। सो यहाँ पर लेड आउट ना आते हुए यहाँ आएगा लेड बाय, ठीक है। उन्होंने एक स्पेशल डिनर उनके हस्बैंड के लिए, उनके बर्थडे के लिए उन्होंने क्या किया भाई, ऑर्गेनाइज किया है, प्लान किया है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये थे आपके जवाब, ठीक है। हम ग्रामर अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा, आप सोच रहे हो एक ग्रामर नहीं पढ़ा हमने, मतलब ग्रामर का कुछ नहीं पढ़ा है। वी आर गोइंग विथ ओनली एंड ओनली वोकैबुलरी, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रामर का ऑप्शन हमारे पास आया है, ग्रामर का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कहता है करेक्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस का बताइएगा। द फायरवुड इज बीइंग कट बाय द लेबरर्स। सिंपल है, सबसे पहले हम जब भी वॉइस देखते हैं तो आप वर्ब चेक करिएगा। वर्ब अगर सेंटेंस में इज दिया है माने प्रेजेंट है, ठीक है, ये इतनी बात आप फिक्स करो, प्रेजेंट पास्ट। अगर सेंटेंस में बिंग दिया है माने कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो प्रेजेंट है और कंटिन्यूअस है तो फिर क्या आएगा भाई, आंसर आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और ऑब्जेक्ट जो है वो जो एंड में है, सॉरी सब्जेक्ट जो एंड में है उसको एक्टिव में सामने लेकर आ जाइएगा। सो द लेबरर्स, लेबरर्स ये प्लूरल है इसलिए इज तो नहीं आएगा इनके साथ, समझ रहे हो, देखिए प्लूरल है इसलिए इज नहीं आएगा इनके साथ, प्लूरल है। तो ए ऑप्शन गया। सी ऑप्शन में हैव दिखा है, हैव बीन कटिंग नहीं चाहिए हमें, कंटिन्यूअस क्या चाहिए, नॉर्मल। बिंग अगर होता है तो हम कंटिन्यूअस, और हमें ये भी बात पता है कि किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता, तो किसी भी पैसिव का एक्टिव परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये दोनों भी परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया, ये तो भाई परफेक्ट दे दिया, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। कैसे, लेबरर्स आर कटिंग, यहां से हमने गेस कर लिया और हमारा आंसर आ गया। वॉइस के आंसर सॉल्व करना ये तो आज तक आप अभी तक तो सीख तो गए ही होंगे। इसके बाद आई एम गोइंग टू गिव ओनली 3, जैसे दिस इज लेक्चर नंबर 9, 10, 11 एंड 12, 12 सेशन हम PYQs के कर रहे हैं, उसके बाद हम PYQs के सेशन नहीं कर रहे हैं, बात ध्यान में रखिए आप। इतने सारे PYQs आपको दे दिए, आप बस रिवाइज करते रहिएगा आप। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चेंज द वॉइस। आई एक्सपेक्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट। सनसेट से पहले मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये जो काम है ये काम आप क्या कर लो, कंप्लीट करो। चेंज द वॉइस, बढ़िया क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, राइट। दो स्टेटमेंट में एक है मेन क्लॉज, एक है लाइक मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब क्या होता है, बेसिकली मेन क्लॉज ही है, हाँ ठीक है। आपको ढूंढना है ऑब्जेक्ट क्या है। तो आई एक्सपेक्ट यू, मैं किससे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो तुमसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। सो आई एक्सपेक्ट यू का होना क्या चाहिए, एक्सपेक्ट इज अ वर्ब का पहला फॉर्म और हमें लिखना चाहिए पास्ट के लिए एम इज आर, ठीक है। सो आपको एम दिखता है, आर दिखता है, इज भी नहीं दिख रहा है इधर, तो आपको आई एक्सपेक्ट यू तो वैसे सेम लग रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं आएगा। आई एम एक्सपेक्टेड, ऑब्जेक्ट यू है ना इधर, तो आप आई कैसे लिख सकते हो, तो गलत हुआ। चलो ठीक है, यू आर एक्सपेक्टेड, ओके, यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट, यू आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, जी नहीं, ये डी ऑप्शन गया। सी ऑप्शन इज योर राइट। क्यों, आपको डबल डबल नहीं, दोबारा दोबारा नहीं कर रहा है ना वॉइस चेंज, आपको बस इतने पार्ट का वॉइस चेंज करना है। आई एक्सपेक्ट यू, यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट दिस वर्क, क्योंकि ये हमारा मुख्य सेंटेंस नहीं है, ये हमारे सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है। कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट मतलब क्या, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी पार्ट दिया होगा उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट कहते हैं, और हम कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट का वॉइस चेंज नहीं करते, हमें सभी को पता है। सो ये नहीं आएगा टू कंप्लीट के बाद, हमारा आंसर आएगा यू आर एक्सपेक्टेड। आर यू गाइस गेटिंग दिस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्पेशल डेटा हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, आप लोग बिल्कुल भी ऐसा सोचिएगा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टाइम पास हो रहा है, या फिर मैम जो बता रहे हैं वो मैम बस PYQs ही बताते हैं। बेटा जी MPPSC अब जाग उठा है, जैसे MPPSC के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, जैसे नए वर्ष के पर्व पे भी अमन सर का आपने वीडियो देखा ही होगा, अमन सर ने आपको बताया है 158 पोस्ट जो है वो MPPSC के अभी
आए हैं, बट ईएसबी के एग्जाम्स भी अभी जल्दी ही होने वाले हैं। और अब ध्यान रखिएगा, अब जैसे एग्जाम्स होंगे, अगर आपने कुछ प्रिपरेशन नहीं की और आपकी एग्जाम आती रही, तो मुश्किल ऐसी हो जाएगी ना कि अरे अभी तो एग्जाम हो रही है पर हम प्रिपेयर्ड नहीं है। तो बी प्रिपेयर्ड, कीप प्रिपेयरिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स, चीजें रिवाइज करो। मैं नहीं कहती कि सब काम धाम छोड़कर बिल्कुल वही चीज के तरफ जो है वो पूरी तरह दिन रात पढ़ो, नहीं। मैं कह रही हूँ रिवाइज करते रहो जब तक नोटिफिकेशन आने के बाद हमें समझ में आता है कि हमारा एग्जाम कब है। चलेगा, ठीक है। रोमा इज स्टार्टिंग हर बिजनेस। सो यहाँ अगेन चेंज द वॉइस का प्रश्न है, रोमा इज स्टार्टिंग अ बिजनेस। ओके, यहाँ क्या कर लिया इन्होंने, एपोस्ट्रॉफी क्यों लगाया? एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं क्या हम? नहीं ना, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं आएगा, बी सी डी देखिएगा। ठीक है, रोमा इज स्टार्टिंग, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाना है हमको, ठीक है। ओके, हर बिजनेस इज बीइंग स्टार्टेड, हर बिजनेस इज बीइंग स्टार्टेड विथ रोमा, हर बिजनेस इज स्टार्टेड बाय रोमा। तो इज स्टार्टिंग माने कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के लिए हम बीइंग का उपयोग करते हैं, यहाँ पर बीइंग नहीं दिया हुआ, ठीक है। और हम बाय लिखते हैं ना, बाय सब्जेक्ट के पहले, यहाँ पर विथ लिख दिया भाई, तो ये भी गया। हमारा आंसर आना चाहिए बी, दैट इज हर बिजनेस ऑब्जेक्ट है इज बीइंग स्टार्टेड बाय रोमा। समझ गए बेटा? कोई दिक्कत है? चलिएगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन, द बॉय वॉज फिल इन द ब्लैंक बाय अ डॉग, वॉज बिटन, वर बाइट, वर बिट एंड वर बिटन। अगेन इट इज अप्रोप्रिएट ऑप्शन तो मांग रहे हैं, परंतु टारगेटेड पॉइंट है वॉइस। सिंपल आप सोचो ना, सोचो आप, बॉय इज अ सिंगुलर, सो सिंगुलर के लिए वर्ब सिंगुलर यूज होना चाहिए। ये वर क्या लगा रखा है, वर नहीं आएगा ना आंसर। बी सी डी तीनों भी ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन विल बी आंसर। द बॉय वॉज बिटन बाय, मतलब लड़के को कुत्ते के द्वारा काटा गया, ऐसा अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी आंसर, द बॉय वॉज बिटन बाय अ डॉग। ठीक है, चलिएगा। Okay, out of the given options, choose the most appropriate word or set of word to fill in the blank. Scooby, fill in the blank, by all the biscuits. Has eaten, have ate, and has it. ये है आपका tenses पर पूछा गया प्रश्न। Scooby has eaten all the biscuits. या have या has it। अब देखिए, हमें इतना पता है have has had के बाद में verb का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ये आपको दिख रहा है फर्स्ट फॉर्म, गलत है। ये आपको दिख रहा है सेकेंड फॉर्म, गलत है। ये आपको दिख रहा है फर्स्ट फॉर्म, गलत है ना भाई। तो क्या आएगा, हैज इटन। और स्कूबी इज अ सिंगुलर, लाइक एक सिंगुलर, तो हैज ये सिंगुलर और इटन ये हैज हैड के बाद आता ही है। तो बी सी डी गए और ए ऑप्शन इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल सिंपल जो सवाल है वो सवाल यहाँ पर हमें दिए गए हैं। ठीक है बेटा, ओके। चलिएगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्रेकिंग डोर, फिल इन द ब्लैंक, द डॉग, अवेकन द डॉग, हैव अवेकन द डॉग, हैव अवेकन द डॉग एंड हैज अवेकन द डॉग। क्रैकिंग माने जो ऐसा क्रैकिंग साउंड आता है ना, ऐसा कर्र सा, हॉरर मूवीज में दिखाते हैं ऐसा, दरवाजे का आवाज, खिड़कियों का आवाज। तो क्रैकिंग जो डोर था, जो आवाज कर रहा था, उसने डॉग को क्या कर दिया, जगा दिया। देखो, आप अगर एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस के पर गौर करोगे, एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन पर ध्यान दोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। काम करने दो।
ठीक है, द क्रेकिंग डोर, फिल इन द ब्लैंक द डॉग। अब देखो इधर हैव अवेकन दिया है बेटा, हैव अवेकन दिया है। अब देखिए क्रेकिंग डोर इज अ सिंगुलर, नो सिंगुलर है, सिंगुलर हैव ये प्लूरल है तो नहीं आएगा। यहां पर भी हैव दिया है, प्लूरल है, गलत है। हैज ये सिंगुलर है, परंतु अवेकन, अवेकन, अवेकन ये वर्ड गलत है ना, अवेकन चाहिए, ईडी लगाना चाहिए, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका आंसर बी सी डी हमारा आंसर गलत। क्रेकिंग डोर ने कुत्ते को जगाया, डॉग को जगाया, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, ओके। द बेबी स्टिल फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम अ बॉटल, ड्रिंक्स फ्रॉम अ बॉटल, हैव ड्रिंक फ्रॉम अ बॉटल, हैव ड्रैंक फ्रॉम अ बॉटल, हैज ड्रिंक अ बॉटल। ऑप्शन अगेन ऑप्शन। और वैसे भी देखिए स्टिल अभी भी, तो अभी भी माने इसके एक रेगुलर एक्शन बताने की कोशिश चल रही है। रेगुलर एक्शन हम सिंपल प्रेजेंट टेंस माने वर्ब के पहले फॉर्म से बताते हैं। बेबी इज सिंगुलर, सो ड्रिंक्स ये वर्ड आएगा, सो बेबी स्टिल ड्रिंक्स फ्रॉम अ बॉटल। हैव ड्रिंक गलत ना, हैव एज ऐड के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म नहीं आएगा, आएगा तो ये तो तीसरा नहीं है। ड्रैंक V2 है, V2 है तो ये भी गलत, एंड ये V1 है तो ये भी गलत। तो बी सी डी गया, ए ऑप्शन विल बी योर आंसर, राइट आंसर। ठीक है बेटा, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? इस तरह से कुछ हम जो है वो हम ढेर सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। चूज द ऑप्शन विद द अप्रोप्रिएट सेंटेंस स्ट्रक्चर। अप्रोप्रिएट सेंटेंस की स्ट्रक्चर जिसकी है वो ऑप्शन चूज करेगा। जैसे अब देखिएगा, पढ़िएगा, फिर हम डिस्कस करते हैं। चूज द ऑप्शन विद अप्रोप्रिएट सेंटेंस स्ट्रक्चर। Of the mountain, the summit was hidden in the cloud. The summit of the mountain was hidden in the cloud. The summit was hidden in the cloud of the mountain. In the cloud hidden the summit of the mountain was. स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होती है और आपको पता भी चल गया होगा। पढ़कर समझ में आ रहा है, पढ़कर समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब है। कैसे? हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं ना, फिर हम वर्ब लिखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। बड़ी सिंपल चीज है। इधर ना वर्ब एंड कर रहा है तो ये गलत हुआ। इधर क्या बोल दिया देखो, इन द क्लाउड ऑफ माउंटेन। अभी माउंटेन का क्लाउड होता है क्या? जी नहीं, तो सी ऑप्शन गया। अब ये ऑप्शन ऑफ द माउंटेन द समिट वाज, ऑफ द माउंटेन माने क्या? माउंटेन का क्या, अभी कुछ तो बता नहीं रखा है। सो ये ऑप्शन भी गया, ए सी डी ये हमारे जवाब नहीं हुए। हमारा जवाब आएगा बी, द समिट ऑफ माउंटेन वॉज हिडन इन द क्लाउड। ठीक है, ओके। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आई फिल इन द ब्लैंक दैट यू अपियर फॉर द एग्जाम, आई ऑल्सो फिल इन द ब्लैंक यू टू अपियर वेल फॉर इट। आंसर आपको समझ ही चुका होगा। इस प्रश्न का आंसर जो है वो आंसर वांट या वांट्स तो नहीं होगा। क्यों? आई के साथ हम कभी भी मेन वर्ब को एस का उपयोग नहीं करते हैं। सो यहां पर गया, यहां पर भी सेम नहीं आएगा, यहां पर भी सेम नहीं आएगा। आंसर जाएगा सी। कितना मतलब आपको ना जिताने की कोशिश चल रही है भाई, आपको ऐसा कह रहे हैं कि जीतो आप बस पढ़ो, आप बस अच्छे अच्छे जवाब दो सही। मतलब वो ऐसा बोलते हैं ना कि पूरी कायनात कोशिश करती है आप लोगों को, आपको उस चीज से मिलाने के लिए, तो वही चल रहा है ये, है ना। इतनी इजी इजी क्वेश्चंस बट अभी नहीं आ सकते बेटा, ठीक है। अभी इंग्लिश का लेवल काफी बड़ा हो चुका है। पॉसिबली शी इजंट द पर्सन वी आर लुकिंग फॉर, इसको रीफ्रेज किए करिएगा। रिफ्रेश करना माने क्या है, मतलब रिफ्रेश करना मतलब क्या है भाई, किसी चीज कोई जो दिया हुआ सेंटेंस या वर्ड है उसको सेम अर्थ में किसी अलग तरह से बताना। मतलब मीनिंग सेम बट तरीका अलग, ढंग अलग, उसको कहते हैं रिफ्रेश कर रहे हो आप। सो कहते हैं पॉसिबली, पॉसिबली शी वही एक लड़की नहीं है जिसको हम, वही एक व्यक्ति नहीं है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, सर्च फॉर। सो she ought not to be the person we are looking for, she should not be the person we are looking for, she is not the person we are looking for, she may not be the person we are looking for। आंसर क्या होगा?
आंसर है, अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा खासा है। पॉसिबली इस वर्ड से हमें ये समझ में आता है कि शक्यताएं दर्शाई जा रही है, और शक्यताएं दर्शाने वाला जो मुख्य मॉडल ऑक्सिलरी होता है वो है मे, और इसी को ध्यान में रखते हुए सही अर्थ देने वाला और प्रॉपरली रिप्लेस करने वाला वर्ड होगा मे। पॉसिबली को रिप्लेस कर रहा है मे ये वर्ड, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज शी मे नॉट बी द पर्सन, वो व्यक्ति नहीं हो सकती है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, यहाँ का क्लू है बेटा पॉसिबली। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, तो ऑट टू दिखाता है बेटा करेज, धैर्य। शुड दिखाता है सजेशन, है ना, और इधर तो मॉडल लगाया नहीं है। इसमें कहा है पॉसिबली वो एक व्यक्ति नहीं, इसमें कह दिया वो व्यक्ति ही नहीं है, तो इसको रिफ्रेज सही तो नहीं हुआ है। ठीक है, ओके। तो यहां तक हम आ गए, हमने सारे सवाल देख लिए। हमने ज्यादातर आज के सेशन में जो सवाल देखे हैं वो है वोकैबलरी, तो वोकैबलरी हमने देख लिया बढ़िया से। 2 मिनट समरी, अब इसमें पीवाईक्यू में क्या समरी ले ले, है ना। सो कोई दिक्कत नहीं, हमने आज वोकैबलरी के क्वेश्चंस देखे बहुत सारे। अब आपको समझ में आ रहा है कि वोकैबलरी का जो इंपॉर्टेंस है वो दिन पर दिन अंग्रेजी को लेकर बढ़ते जा रहा है, तो उस पर रीडिंग ये बहुत अच्छी चीज मैं सजेस्ट करूंगी। दिन के मिनिमम 25 लाइन पढ़िएगा, जिससे अंग्रेजी भी सुधरेगी। लिखना कैसे है अंग्रेजी को, कैसे, देखिए अंग्रेजी ये लैंग्वेज तो है ही, सी सेट के रूप में आएगा अगर आप एमपीपीएससी कर रहे हो, ईएसबी कर रहे हो तो अंग्रेजी डायरेक्टली पूछा जाता है, वोकैबुलरी के रूप में भी पूछा जाता है। ठीक है, और आगे आप जो कार्यकालीन काम करोगे उसमें भी अंग्रेजी के मॉड्यूल्स आते हैं आपके पास, मैगजीन्स आती है, आपको नोटिस मिलती है, या नोटिस आप भेजते हो तो अंग्रेजी उसमें उपयोगी होती है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आज के सेशन में हमने ढेर सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए, कुछ 15 से 20 क्वेश्चंस हम रेगुलरली डिस्कस कर रहे हैं। आगे के जो 3 सेशन हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप बढ़िया से पढ़ाई करिए, सब कुछ रिवाइज करिए। ऑल द बेस्ट बेटा, और आप लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद, सी यू, बाय।